हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो मेरे चैनल में नया है उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ये नया नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। और वीडियो शुरू करने से पहले सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है नील आर्मस्ट्रांग के बारे में। नील आर्मस्ट्रांग के बारे में तो नाम तो सबने सुना ही होगा। नील आर्मस्ट्रांग का जन्म अमेरिका में ओहायो में 1930 में 5 अगस्त को हुआ था। इनका पिता के नाम स्टीफन आर्मस्ट्रांग और माता के नाम था लुई एंजल। नील की माता पिता का नील के अलावा 2 बच्चे और थे जिनका नाम जीन और डून थे। जीन और डून दोनों ही नील से छोटे थे। नील के पिता ने एक सरकारी नौकर थे और नील के जन्म के बाद इनके पिता को 20 अलग अलग जगह पे जाके रहना पड़ा और नौकरी करने पड़ा। इस वजह से पूरी फैमिली को भी अलग अलग जगह पे रहना पड़ा था। नील को बचपन में ही हवाई जहाज से बड़ा लगाव था और आसमान की ऊंचाई उसको बहुत पसंद आने लगता था। हवाई जहाज आसमान में उड़ने की जो ये इच्छा था, इसी की वजह से ही नील के पिता ने उसको, जब इनकी उम्र ओनली 5 साल का था, तभी ओहायो में इनको हवाई जहाज बिठाने के लेके गया था। इसके बाद नील की मान लो आदत ऐसे लगा ताकि जब भी कोई स्पेस और हवाई जहाज के बारे में बात आते हैं तो नील की नाम सबसे पहले आते हैं। नील के पिता एक सरकारी नौकर थे, इस वजह से उनके पास इतना पैसा नहीं था कि जो अपने बच्चे को अमीरी भरी जिंदगी दे सके। शायद इसी की वजह से नील की जो बचपन के पढ़ाई था वो एक सरकारी स्कूल में हुआ। लेकिन मन में कुछ करने का इच्छा हो तो रास्ता अपने आप निकाल आते। बचपन में जागा ये सपना धीरे धीरे आगे जाके उनका जिंदगी मेन हिस्सा बन गया था। देखते ही देखते नील ने एयर फील्ड में एडमिशन ले लिया और अपने हवाई जहाज उड़ाने का ट्रेनिंग लेने लगा। देखते देखते धीरे धीरे नील आर्मस्ट्रांग अपने ट्रेनिंग में माहिर होता गया और ओनली जब उनका 16वां जन्मदिन था उसी दिन उसको स्टूडेंट फ्लाइट सर्टिफिकेट मिल गया। स्टूडेंट फ्लाइट सर्टिफिकेट वो चीज़ होते हैं जिससे नील आर्मस्ट्रांग अकेले ही फ्लाइट उड़ा सकता था। इनकी ये सपना उसी साल ही पूरा हो गया था जिस साल उसको स्टूडेंट फ्लाइट सर्टिफिकेट मिला। 16 साल वो उम्र होता है जिस टाइम बच्चे के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होता, लेकिन नील की काबिलियत पर उन्हें फ्लाइट उड़ाने का मौका मिल रहा था। अपनी पहली फ्लाइट उड़ाने का अगले साल उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। इसमें हवाई जहाज उड़ाने के साथ साथ एयरक्राफ्ट को डिजाइन से बनाने और उससे उड़ाने का साइंस भी सीखा। जैसे उनकी पढ़ाई खत्म हुआ उसके बाद 1949 में नील के पास अमेरिकन नौसेना की तरफ से एक लेटर आया। उस लेटर में अमेरिकन नौसेना की तरफ से उन्हें मौका दिया था, लेकिन नील ने तुरंत ये ऑफर को स्वीकार कर लिया और तुरंत अमेरिकन नौसेना में ज्वाइन कर लिया। जैसे ही उनका उम्र 20 साल हुए उन्होंने पहली बार नेवी एयरक्राफ्ट उड़ाने का मौका मिल गया था। इनको मौका उस टाइम मिला था जिस टाइम कोरिया वॉर के दौरान मिला था। कोरिया वॉर इसलिए हुआ था कि इस टाइम कोल्ड वॉर चल रहा था। पूरी दुनिया में 2 हिस्से में बटा हुआ था। एक हिस्से में एक तरफ सोवियत यूनियन था और दूसरी तरफ अमेरिका था। दोनों ही अपनी अपनी ताकत दिखाने में लगे हुए थे। सोवियत यूनियन नॉर्थ कोरिया की तरफ से लड़ रहा था, साउथ अमेरिका साउथ कोरिया की तरफ से लड़ रहा था। इसी वजह से नील को भी साउथ कोरिया की तरफ से लड़ना पड़ा। इसी दौरान नील को जो पहली फ्लाइट उड़ाया था वो कोई लड़ाई लड़ने के लिए नहीं था, बल्कि कुछ फोटो खींचने के लिए मिला था। जैसे ही लेकिन अपनी पहली फ्लाइट उड़ाने के 5 दिन बाद उन्हें इस लड़ाई में खुल कर लड़ने का मौका मिल गया। इस लड़ाई के दौरान नील आर्मस्ट्रांग ने कुल 178 बार
फ्लाइट उड़ाया और जिसमें कुल 121 घंटा हवा में बिताया। नील आर्मस्ट्रांग को इस बहादुरी की वजह से इन्हें कई मेडल दिए गए। शुरुआती 20 मेडल के लिए एयर मेडल दिया गया और बाद के 20 मिशनों के लिए स्टार गोल्ड मेडल दिया। नील ने 22 साल में अपना नौसेना का नौकरी छोड़ दी और आगे का राह तलाशने लगे। नौसेना से लौटने के बाद नील आर्मस्ट्रांग पोडियो यूनिवर्सिटी गए, जहाँ पे उन्होंने आगे की पढ़ाई जारी रखी। 1955 में इसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ साइंस का डिग्री हासिल किया और इसी कॉलेज में उन्होंने एक लड़की के साथ मुलाकात हुआ जिसके नाम जेनेट शेरन है। जेनेट शेरन वो लड़की है जो आगे चल के नील की पत्नी बनी, लेकिन नील की पत्नी बनने के बाद जेनेट को क्या फ़ायदा और नुकसान हुआ ये तो जेनेट ही जाने। शादी के बाद नील और जेनेट ने दोनों ने कैलिफोर्निया में रहने लगा। कैलिफोर्निया के जेनी पैली शहर में इन्होंने अपना मकान बनाया और यहीं पर ही नील ने एक टेस्ट पायलट के रूप में काम करने लगा। इसी दौरान जेनेट को नील की जान के लेके बहुत खतरा था, क्योंकि ये काम बड़ा जख्म भरा था। नील और जेनेट की शादी के बाद 3 बच्चे हुए। उनके नाम एरिन, एरिक और मार्क्स था। नील और जेनेट की हंसती खुलती जिंदगी में दुख की पहाड़ तब आया जब इनको पता चला इनकी 2 साल की बेटी को कैंसर है। कैंसर से लड़ते लड़ते कैरिन 28 जनवरी 1962 में इनकी मौत हो गई। अपनी नन्हे बच्चे के मरने के बाद जेनेट और नील की जिंदगी में बुरी तरह से गहरा असर पड़ा। अपने नन्हे बच्चे को तो खोया ही था उस दिन जिस दिन उनकी शादी की सालगिरह था। 1957 में नील को मैन इन स्पेस के प्रोग्राम के लिए चुना गया था। मैन इन स्पेस प्रोग्राम इसलिए शुरू किया था ताकि जल्द से जल्द इंसान को स्पेस में भेजा जा सके। उस टाइम कोल्ड वॉर चल रहा था। सोवियत यूनियन और अमेरिका एक दूसरे को तो लड़ रहा था और इन दोनों के बीच में स्पेस ट्रैवल सबसे बड़ा मुद्दा था। उन्होंने ये चाहता था कि सबसे पहले कौन सी देश इंसान को स्पेस में भेज के अपना मौजूदा दर्ज करा पाते। तब अमेरिका सोवियत यूनियन को हराने के लिए इस प्रोग्राम को चालू किया था। 1958 में नील के साथ कुल और 7 पायलट को भी चुना गया था जिसको अमेरिका स्पेस में भेज सके। इसी प्रोग्राम को करने के लिए नासा ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसके नाम है नासा रखा गया था। नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस से जुड़े सभी कामों को अंजाम देता था। नासा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बिना नील के नाम शायद ही कोई जान पाते और शायद ही कोई इंसान स्पेस में जाने का हिम्मत कर पाते। नासा स्पेस से जुड़ी सारे कामों को संभालते थे। सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच जब ये होड़ लगी हुई थी कि सबसे पहले कौन सी देश स्पेस में जाके अपना मौजूदा दास करा पाते, इसी दौर में सोवियत यूनियन को पीछा करने के लिए अमेरिका ने एरोनॉटिकल स्पेस एक्ट कानून बना के नासा का स्थापना की। नासा ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने स्पेस से जुड़े सारे प्रोग्राम को चलाया और इसी के हिस्सा बनकर नील आर्मस्ट्रांग चांद तक जा पहुंचे। नासा के साइंटिस्ट केवल एस्ट्रोनॉट को स्पेस में नहीं भेजता था बल्कि सभी प्लैनेट और उनके द्वारा भेजे गए सैटेलाइट पर कड़ी नज़र रखते थे। सोवियत यूनियन ने अपना पहले सैटेलाइट स्पुतनिक 2 लॉन्च कर दिया और अमेरिका जैसे ताकतवर देश को भी हैरान कर दिया। और सोवियत यूनियन यहीं पर ही चुप नहीं बैठा हुआ था। इन्होंने 3 नवंबर को 1957 को अपना दूसरी सैटेलाइट स्पुतनिक 2 लॉन्च कर दिया और इसके साथ खाली सैटेलाइट अकेले नहीं था, इसके साथ था एक लाइका नाम का एक डॉग था जो भेज दिया। इसी की वजह से अमेरिका और बेचैन हो गया उन्होंने जल्दबाजी में आकर एक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया जो कि ना विफल हो गया। लेकिन अमेरिका हार मानने वाला नहीं था। अमेरिका फिर अपना दोबारा कोशिश करा और दूसरी सैटेलाइट एक्सप्लोरर नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और इसकी कामयाबी की वजह से
कामयाबी को आगे बढ़ावा देते हुए उन्होंने इसी साल 19 जुलाई को नासा का स्थापना की। 1961 में अमेरिका राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने ये ऐलान कर दिया कि अमेरिका जल्द से जल्द एक इंसान को चांद पर भेजेगा। ये खबर सुनते ही पूरी दुनिया में जैसे खलबली मच गया, क्योंकि ये खबर ऐसी खबर था कि पूरी दुनिया को चौंकाने के लिए काफ़ी था। इससे पहले ना कोई इंसान चांद पर गया और ना कोई इंसान चांद पर जाने के लिए सोच सकता था। इसके बाद अमेरिका के जो चांद पे जाने के लिए जो प्रोग्राम के लिए नासा को ये जिम्मेदारी दिया गया था। नासा ने सबसे पहले तो कई सारे मिशन करा, कुल मिला के 25 मिशन किया, जिसमें से 6 मिशनों में एस्ट्रोनॉट को भी भेजा था। इसका नाम रखा था मर्क्यूरी। इस प्रोजेक्ट के तहत इनको इतना सफलता मिला, इसके बाद उन्होंने सोचा कि एक जेमिनी नाम का एयरक्राफ्ट तैयार किया। इस जेमिनी नाम के एयरक्राफ्ट के में उन्होंने कुल 8 मिशन किया, जिसमें से जेमिनी 8 सबसे बड़ा अच्छा साबित हुआ। इस जेमिनी 8 मिशन के बाद नासा ने इरादा और मजबूत हो गया। उन्होंने अपोलो 11 लॉन्च किया। इस अपोलो 11 के तहत वो नील आर्मस्ट्रांग और एडमंड हिल और कॉलिन हुड ये तीनों मिलकर चांद पर जा पहुँचे, और चांद पर पहुँचने के बाद उन्होंने काफ़ी सारे एक्टिविटी करा। ऐसी तरह नील आर्मस्ट्रांग चांद तक जा पहुँचे। ये था नील आर्मस्ट्रांग की जीवनी। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जरूर मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना। हंसते रहना, खेलते रहना, घूमते रहना। जय हिंद, जय भारत।